दोस्तों नमस्ते। आज स्कूल वैक्यता और कॉलेज वैक्यता इतिहास के लिए जो विश्व इतिहास वाला भाग है उसकी मैंने दो क्लास आपको मैंने ले ली है और दोनों क्लास पर आपका बहुत शानदार रिस्पॉन्स है और आप अच्छे से पढ़ रहे हो। इसी उम्मीद के साथ मैं तीसरी क्लास लेके आया हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे 2009 की जो संस्कृत विभाग की परीक्षा हुई थी उसमें से लगभग 22% है, उसमें लगभग 22 प्रश्न हैं और मैं उनको आप अच्छे से हल करवा रहा हूँ। आप अच्छे से देखना और वाक्य समझना और प्रश्न शैली समझना कि वर्तमान में प्रश्न शैली कैसी है और इसकी वर्तमान में उपयोगिता क्या है। ठीक है, देखो 2006 का मैंने आपको हल करवाया था, सबसे पहले हल करवाया 2006 का, ठीक है ना। उसके प्रश्नों का क्रम जैसे बढ़ता गया फिर 2009 में हमने बहुत ऐसे प्रश्न देखे जो 2006 से संबंधित थे। इसलिए जो आज नया विद्यार्थी जुड़ रहे ना वो दो क्लास पहले की जरूर देख लेना, यूट्यूब पर वो आपको उपलब्ध मिल जाएगी। ठीक है, आज 2009 की परीक्षा है परंतु संस्कृत विभाग की परीक्षा है, उसको मैं हल करवा रहा हूँ और ये निरंतर 2022 तक चलेगी। ठीक है ना, 2022 जो स्कूल वैक्यता हुई 2022 जो स्कूल वैक्यता हुई है वहां तक मैं आपको प्रश्न हल करवा दूंगा और आपने वहां तक ये वीडियो देख लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है। आपकी विषय के प्रति समझ गजब की विकसित हो जाएगी। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज शुरू कर रहा हूं और आप भी अच्छे से समझना। ठीक है, देखो 2009 संस्कृत विभाग की है और प्रश्न मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है इतना बड़ा, ठीक है, दिख जाएगा आराम से मुझे लगता है जहां तक। ठीक है, देखो पहला प्रश्न कह रहा है कि 1350 से 1550 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ठीक है ना, अभी तक हमने चीजें यही पढ़ी है कि 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया का पतन होता है और पतन की घटना ही पुनर्जागरण का प्रारंभ मानी जाती है। ये दो हमने परीक्षाओं में प्रश्न जब हल किए तो वहां हमने ये चीज समझी। अब देखो प्रश्न का लेवल थोड़ा अलग हो गया, जैसे ही पुनर्जागरण के परिभाषा और प्रारंभ की हमें चीज पूछ ली है। अब प्रश्न स्तर थोड़ा क्या हो गया, अलग हो गया। अलग क्या कह रहा है कि इस काल में सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ होता है इटली में। कहाँ होता है, इटली में होता है। इटली का एक नगर था फ्लोरेंस, ठीक है, ये ऐसे नाम है, हाँ फ्लोरेंस, ये सही मेरे अनुसार फ्लोरेंस एक नगर था। इसको कहते हैं विद्वानों का नगर। इसको क्या कहते हैं, विद्वानों का नगर कहते हैं। और इटली में ही प्रारंभ क्यों हुआ, क्योंकि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो यूरोप के जितने भी विद्वान थे वहां से वो भाग कर इटली में आए थे, क्योंकि इटली का वातावरण अच्छा था, यहाँ के लोगों के द्वारा संरक्षण दिया गया था कवियों को, इसीलिए फ्लोरेंस नगर को कहते हैं विद्वानों का नगर भी कहा जाता है। जहाँ दांतो, विंची, मैकाविली, राफेल जैसे विद्वान यहाँ से निकले थे। तो ये विद्वानों का नगर जरूर याद रखना कि फ्लोरेंस को विद्वानों का नगर कहा जाता है। ठीक है, और पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से होता है, हम पढ़ते हैं कि इटली से प्रारंभ होता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है और फ्लोरेंस वाला नगर जरूर याद रखना। इससे संबंधित व्यक्तियों का प्रश्न पूछा गया है, इससे संबंधित कि कौन सा व्यक्ति फ्लोरेंस नगर का नहीं था। तो ये चीज आप कंसेप्ट जब पढ़ो ना तो वहां ये चीज आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना, है ना। अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। जब भी आप पुनर्जागरण पढ़ो तो पुनर्जागरण का एक तो साहित्य का क्षेत्र अच्छे से तैयार करना, ठीक है ना। एक तो साहित्य का क्षेत्र और एक है चित्रकला का क्षेत्र। एक है साहित्य का क्षेत्र और दूसरा है चित्रकला का क्षेत्र। इन दो क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए ना, जो आविष्कार हुए थे, जो रचनाएं रची गई थी, वो दोनों आप कंप्लीट तैयार करना। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि एथेंस का स्कूल नामक चित्र जिसमें प्लेटो तथा एरिस्टोटल अन्य दार्शनिकों वैज्ञानिकों के साथ दिखाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, प्रश्न कह रहा है कि एथेंस ऑफ स्कूल की चित्र नामक इसकी रचना किसने की थी, तो वो था राफेल। किसने की थी, राफेल ने की थी। पिछले कक्षाओं में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लास्ट सफर किसकी रचना है, विंची की रचना है। मैंने एंजेलो के बारे में बताया था आपको कि दोनों में अंतर है, लास्ट
जजमेंट, ठीक है ना। देखो लास्ट सफर और लास्ट जजमेंट दोनों अलग अलग है, ध्यान, दोनों अलग अलग चित्र हैं। विंची के द्वारा बनाया गया था लास्ट सफर और माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था लास्ट जजमेंट, ठीक है। और एथेंस ऑफ स्कूल नामक चित्र की रचना किसने की थी? राफेल ने इसकी रचना की थी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। और जब भी आप पुनर्जागरण का पढ़ो तो चित्रकला वाला मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको आप कंप्लीट तैयार करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न है। देखो वर्तमान देखो प्रश्नों की शैली 2009 की ये प्रश्न है, परंतु प्रश्नों का स्तर मुझे लगता है कि उस समय भी बहुत कठिन रहा है। वर्तमान में भी ऐसे प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न बन रहे हैं और पुनर्जागरण से सर्वाधिक प्रश्न उस समय बनते थे। प्रश्न कह रहा है कि जॉन गुटेनबर्ग किस तकनीकी से जुड़े हुए थे? तो मैं बात करूं जॉन गुटेनबर्ग ये क्या करते हैं कि 1454 ईस्वी की बात है, जर्मनी का नगर होता है, जर्मन, याद रखना ये चीज सबसे मोस्ट है, जर्मनी का मेंज नगर, जर्मनी का मेंज नगर में गुटेनबर्ग क्या करते हैं? विश्व की प्रथम छापाखाना स्थापित करता है, विश्व का प्रथम छापाखाना स्थापित करता है। और ये भी एक परिवर्तन था, बहुत बड़ा परिवर्तन था। इससे पहले जो कागज छापने का जो छापाखाना का आविष्कार किया था वो किसने किया था, स्थापित किया था? वो था गुटेनबर्ग ने, और 1454 ईस्वी में किया था जर्मनी के मेंज नगर में। ये लाइन आप जरूर इंपॉर्टेंट याद रखना कि आगे प्रश्न बन सकता है कि गुटेनबर्ग ने प्रथम छापाखाना कहाँ स्थापित किया था, तो जर्मनी पूछ सकता है या फिर मेंज नगर पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। ये देखो आप ऐसे प्रश्न देखो 2009 में ऐसे प्रश्न बन चुके हैं, तो प्रश्नों का स्तर मेरे अनुसार बेहद शानदार स्तर रहा होगा कि पूछ रहा है द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन कृति किसकी है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न किसका है? धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न है। और प्रश्न पूछ रहा है कि ये पुस्तक किसकी, इसका हिंदी आप देखना, इसका हिंदी अर्थ होता है ईसाई धर्म संहिता, ईसाई धर्म संहिता, ठीक है, ईसाई धर्म संहिता, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि धर्म सुधार आंदोलन में हम एक नाम पढ़ते हैं लूथर, लूथर नाम पढ़ते हैं, कहाँ का था? जर्मनी का, ठीक है ना। लूथर कहाँ का था? जर्मनी का था। और जो प्रोटेस्टेंट कैथोलिकों के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया था उसको हम प्रोटेस्टेंट कहते हैं, और प्रोटेस्टेंट के नाम से ही प्रोटेस्टेंट धर्म पड़ गया था, और वो लूथर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब देखो होता क्या है कि लूथर का जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन था ना वो सिर्फ जर्मनी तक ही सीमित था, परंतु प्रोटेस्टेंट पोप के रूप में प्रसिद्ध हुआ था, वो हुआ था कोलविन। कोलविन ने क्या किया, जो प्रोटेस्टेंट धर्म था ना प्रोटेस्टेंट, उसकी एक नियमावली बनाई गई, ठीक है। नियमावली को कहा गया कि ईसाई धर्म संहिता, ठीक है ना। क्या कहा गया? ईसाई धर्म संहिता कहा गया, और इसको इंग्लिश में कहते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है ना। तो ईसाई धर्म संहिता का एक विस्तार रूप दिया गया। लूथर सिर्फ जर्मनी में प्रसिद्ध हुआ था, परंतु कोलविन पूरे यूरोप में फैला था, याद रखना। इसको कहते भी हैं कोलविनवाद, कोलविनवाद इसको कहते भी हैं कोलविनवाद। और मुख्यतः ये कोलविनवाद या कोलविन ने अपनी शुरुआत कहां से की थी? तो शुरुआत की थी स्विट्जरलैंड से कोलविन ने शुरुआत की थी। कोलविन से पहले यहाँ पर कौन था? तो यह था जिग्वेली। कौन था? जिग्वेली यहाँ पर शुरुआत करता है, और जिग्वेली के अधूरे कार्यों को पूरा करने वाला कौन था? वो कोलविन था। कोलविन के द्वारा ही ईसाई धर्म संहिता लागू की गई थी और एक व्यवस्थित नियमावली बनाई थी। और जबकि लूथर सिर्फ यूरोप में जर्मनी में सीमित रह गया, कोलविन पूरे यूरोप में फैल गया, फ्रांस में भी गया था, ठीक है ना। कोलविन वैसे मुख्यतः कहाँ का था? मूल निवासी कहाँ का था? फ्रांस के था। तो फ्रांस में कहते हैं हुगोनोट्स, ठीक है। और अमेरिका में और स्कॉटलैंड में भी अलग अलग इसके नाम से भी मत चलते हैं। तो ये चीज आप सिर्फ ध्यान रखना कि कोलविनवाद पूरे यूरोप में फैला था, जबकि लूथर का प्रोटेस्टेंट सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में ही सीमित रह गया था, क्योंकि इसने लूथर ने कोई स्थायी धर्म संहिता लागू नहीं की थी, कोई नियमावली स्थिर नहीं बनाई थी, जबकि कोलविन ने यह कार्य किया था, ठीक है। अच्छा प्रश्न।
ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न कितनी परीक्षाओं में घूम चुका है। देखो 2009 के बाद कितनी परीक्षाएं हुई है और हर परीक्षा में लगभग इससे संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है ना। द वेल्थ ऑफ नेशन रचना किसकी है? द वेल्थ ऑफ नेशन रचना किसकी है? तो मैं यहाँ बात करूँ कि इसकी रचना तो 1776, ठीक है, 1776 की बात है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना की थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन की रचना की थी। और इसकी एक मुख्य, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक शब्द मिलता है हमें वाणिज्यवाद, शब्द मिलता है वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की मैं बात कर रहा हूं कि वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो एडम स्मिथ ने किया था। और किस पुस्तक में इसका शब्द का प्रयोग किया था? तो वो पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में ये प्रकाशित की गई थी। और वाणिज्यवाद की क्या की नकारात्मक आलोचना की थी। ये भी प्रश्न अच्छा बनता है कि वाणिज्यवाद की आलोचना किस प्रकार की थी? तो वाणिज्यवाद की आलोचना की थी नकारात्मक रूप में, इसकी आलोचना की थी, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और ये जरूर याद रखना कि वाणिज्यवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो था एडम स्मिथ ने किया था, ठीक है। ये प्रश्न देखो, कितनी बार ये प्रश्न घूम चुका है, लगभग हर परीक्षा में। अभी 2020 में सेम टू सेम डिट्टो ये प्रश्न आया था। इसलिए मैं कहता हूं कि ओल्ड प्रश्नों का महत्व है और ओल्ड प्रश्नों का महत्व आपको समझना होगा, है ना। लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, ठीक है, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। ये है कि औद्योगिक क्रांति से संबंधित ये पुस्तक है और पूछ रहा कि ये पुस्तक किसकी रचना है। इससे मैं थोड़ी पहले बात करूंगा आपको कि औद्योगिक क्रांति, समझना इस चीज को कि औद्योगिक क्रांति, ठीक है। देखो 2 चरणों में होती है। मैंने आपको कल ये बता दी कि पहला चरण अमेरिका, ठीक है, और सेकेंड चरण नेतृत्व करता कौन होता है? जर्मनी का। ये चीजें आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पिछली कक्षाओं में ये चीजें बता दी। अब जो औद्योगिक क्रांति है ना, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है बलांकी। नाम याद रखना, बलांकी कहाँ का था? फ्रांस का। बलांकी कहाँ का था? फ्रांस का था। ये प्रश्न पूछ चुका है, लगभग 2-3 बार प्रश्न ये बन चुका है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो क्या था? बलांकी ने। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। अब औद्योगिक क्रांति शब्द का विस्तार से शब्द प्रयोग किसने किया? प्रश्न पूछ ले कि विस्तार से प्रयोग किसने किया? तो वो था अर्नोल्ड टोयनबी। वो कौन था? अर्नोल्ड टोयनबी था। टोयनबी की ये पुस्तक है और ये 1884 में प्रकाशित होती है। 1884 में मृत्यु के बाद, 1884 में इसकी मृत्यु के बाद यह पुस्तक प्रकाशित होती है। और यह पुस्तक औद्योगिक क्रांति से संबंधित है। और यह मुख्यतः इसका संबंध कहाँ से था? इंग्लैंड से था। कहाँ से था? इंग्लैंड से था। ये आर्थिक इतिहासकार था। तो ये चीज आप जरूर कंप्लीट याद रखना कि प्रथम बार शब्द का प्रयोग किसने किया था? बलांकी ने किया था। कहाँ का था? फ्रांस का था। और विस्तार से इस शब्द की व्याख्या किसने की थी? वो था अर्नल्ड टोयनबी ने इसकी व्याख्या की थी। और ये उसकी पुस्तक थी और ये प्रकाशित हुई थी 1884। ठीक है, आप मुझे नहीं लगता कि आप अभी ये कभी चीज भूलने वाले, है ना। 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न देखो। 7वां प्रश्न देखना। प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर प्रथम उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, देखो ये प्रश्न है और इस प्रश्न को आप समझना। अगर प्रश्न की शैली थोड़ी भाषा अलग हो जाए ना, कि यहाँ पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रथम उपनिवेश किसने स्थापित किया था, ये सब प्रश्न अलग बनता है। तो अमेरिका में सर्वप्रथम स्थापित करने वाली बस्ती उपनिवेश कौन था? वो था स्पेन। कौन था? स्पेन। 1665 की बात है, याद रखना। प्रथम यूरोपीय बस्ती, अमेरिका में
प्रथम यूरोपीय बस्ती किसने स्थापित की थी? तो वो स्पेन था। आप अगर ऑप्शन में इंग्लैंड है तो इंग्लैंड मत कर देना। आप ये बारीकियां समझना विषय की कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि प्रथम अमेरिका में प्रथम यूरोपीय बस्ती का पूछे तो प्रश्न आपको उत्तर करना है स्पेन का 1665 में। और कौन सी बस्ती थी मैं आपको बता देता हूँ, सेंट अगस्टीन बस्ती, ठीक है ना। बस्ती का नाम था सेंट अगस्टीन बस्ती। स्पेन के द्वारा अमेरिका में सर्वप्रथम बसाई गई थी और यूरोपीय देशों के द्वारा प्रथम अमेरिकी में जो उपनिवेश स्थापित किया था वो स्पेन ने किया था, याद रखना। और प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रिटेन ने, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है ये चीज तो आप कंप्लीट है याद रखना, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ब्रिटेन ने अमेरिका में प्रथम उपनिवेश कहाँ स्थापित किया, तो वो हो जाएगा जेम्सटाउन वर्जीनिया। जेम्सटाउन वर्जीनिया 1607 ईस्वी में किसके द्वारा? लंदन कंपनी के द्वारा। ये याद रखना, लंदन कंपनी के द्वारा, लंदन कंपनी के द्वारा स्मिथ नाम का एक व्यक्ति था। अब दो नाम यहाँ मिलते हैं, एक तो स्मिथ मिलता है, एक न्यूफोर्ड मिलता है, ठीक है। अब न्यूपोर्ट तो जहाज के द्वारा आता है, परंतु हम देखते हैं कि 1607 में स्मिथ ने वर्जीनिया नामक बस्ती बसाई थी और जेम्सटाउन नगर था, याद रखना। अगर प्रश्न पूछने हैं सीधा ऑप्शन में आ जाए ना कि वर्जीनिया, तो सिर्फ वर्जीनिया बस्ती वर्जीनिया थे, परंतु नगर बसाया था, वो नगर कौन सा था? वो जेम्सटाउन नगर था, ठीक है। लंदन कंपनी के द्वारा, ये भी याद रखना आप। और इसमें जरूर आप नाम रखना कि इस बस्ती की स्थापना किसने की थी? स्मिथ ने इस बस्ती की स्थापना की। देखो ऑप्शन में केपटाउन भी दे रखा है, कितनी परसेंट की बारीकी डाली है ना। वो विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ा हो ना, सिर्फ वर्जीनिया ही पढ़ता है, तो दोनों में से कोई भी उत्तर टिप्पा टेक के कर सकता है, परंतु कंसेप्ट आपका यहाँ होना जरूरी है ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न देखना। प्रश्न कह रहा है कि कॉमन सेंस नामक पर्चा अमेरिकी वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान किसने लिखा था? तो ये बेसिक प्रश्न है, उस समय शायद कठिन प्रश्न होगा, परंतु वर्तमान में ये प्रश्न बिल्कुल बेसिक है कि कॉमन सेंस लिखी गई थी। डेट मुझे याद नहीं है, परंतु ये 1776, ठीक है ना, 1776 ही लगभग डेट है। और इस डेट को कॉमन सेंस पुस्तक लिखी थी टॉमस पेन ने ये कॉमन सेंस पुस्तक लिखी थी। और अमेरिका में बौद्धिक वर्ग का सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था? टॉमस पेन था। इसने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी लिखा और इसका एक कथन भी है, कोई द्वीप किसी महाद्वीप पर कैसे शासन कर सकता। ये कथन इसका बहुत मोस्ट कथन है कि कोई द्वीप का मतलब क्या हो गया कि इंग्लैंड, और महाद्वीप का मतलब हो गया कि अमेरिका। तो कथन ये है कि कोई द्वीप किसी महाद्वीप पर कैसे शासन कर सकता है, तो ये इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कॉमन सेंस इसकी रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, ठीक है ना। ये थोड़ा अनअप्लाइड प्रश्न है, बहुत कम किताबों में मिलता है और ये टॉपिक शायद अभी वर्तमान में कॉलेज व्याख्याता में चलता है, स्कूल व्याख्याता में नहीं चलता है। तो इसका गुलामी का संपूर्ण बंद किसने किया था? वो था अब्राहम लिंकन ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा प्रश्न, 2009 का प्रश्न है और वर्तमान में हर परीक्षा का ये प्रश्न बनता है कि हम जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हैं ना, तो डेट आप दो डेट याद रखना, एक तो 17 जून, ठीक है, एक है 17 जून 1799, ठीक है, एक तो आप ये याद रखना। और इस दिन होता क्या है कि जो तृतीय स्टेट है वो अपने आप को क्या करता है? राष्ट्रीय सभा घोषित करता है। देखो क्रांति के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समाज में 3 वर्ग थे और तीसरा वर्ग क्या करता है? अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित करता है, 17 जून को घोषित करता है। और राष्ट्रीय सभा घोषित करने के बाद जब वो सभा में आमंत्रित होते हैं तो सभा का जो मुख्य गेट होता है पादरियों के द्वारा बंद कर दिया जाता है और उसी समय एक शपथ ली जाती है, उसे कहते हैं फ्रांस में ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट, या कहते हैं टेनिस कोर्ट की शपथ। क्या कहते हैं?
टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। ये कब ली गई थी? ये ली गई थी 20 जून 1789 को ये शपथ ली गई थी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज अब आपको याद रखनी है, इतना यहाँ से प्रश्न बन चुका है तो याद रखना कि यह शपथ किसके नेतृत्व में ली गई थी, तो वो था हाँ देखो दो चीजें याद रखना, ठीक है। एक तो है प्रस्ताव, एक तो है प्रस्ताव। प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो था मोनियर। प्रस्ताव किसने रखा था? दो चीजें आप याद रखना, एक तो था मोनियर जिसने प्रस्ताव रखा था, और एक था शपथ किसके नेतृत्व में ली। शपथ किसके नेतृत्व में ली? तो वो था बेली। दो नाम आप मोस्टली याद रखना। और जहां तक मुझे लगता है कि आपको अगली स्कूल वैकेता में यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव किसने रखा था, तो वो था मोनियर। और टेनिस कोर्ट की शपथ किसके नेतृत्व में ली गई, तो वो था बेली। दो नाम आप जरूर याद रखना। और टेनिस कोर्ट की शपथ का तो हर परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है। दो नाम याद रखना, मोनियर ने प्रस्ताव रखा था और शपथ ली थी बेली के नेतृत्व में, यह शपथ ली गई थी। ठीक है, अच्छे प्रश्न है। ये देखो, ये प्रश्न मैंने पिछले कक्षा में आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब ब्रिटिश सेना के आगे समर्पण कर दिया तो उसे किस द्वीप पर भेजा गया था। मैं आपको थोड़ी और चीज बताता हूँ कि 1815 में क्या होता है, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार जाता है, मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। और मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व करने वाला कौन था? आर्थर वेले जेली। आर्थर वेले जेली जो अपने भारत का गवर्नर भी रह चुका था। आर्थर वेले जेली क्या करता है कि मित्र राष्ट्रों का सेनापति था। मित्र राष्ट्रों के सेनापति के द्वारा 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को अंतिम रूप से पराजित करते हैं और नेपोलियन आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि 1815 में होती है संधियां, ठीक है ना। 1815 में संधियां होने के बाद जब नेपोलियन को निर्वासित जीवन जीने के लिए किस क्षेत्र पर भेजा गया था, ये प्रश्न पूछा है। और ये प्रश्न मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, देखो इसकी ये आया, ये देख लो। प्रश्न कह रहा है कि सेंट हेलेना उत्तर अंटार्कटिक, सेंट हेलेना दक्षिण अंटार्कटिक। देखो कल मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न बन चुका है और कितनी बारीकी प्रश्न से बना है। जो विद्यार्थी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न हल कर सकता है। मैंने कल आपको चीज बताई थी, दक्षिणी अंटार्कटिक, ठीक है। कहाँ निर्वासित जीवन जीने के लिए उसको भेजा गया था? दक्षिणी अंटार्कटिक सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था, ठीक है। ये प्रश्न देखना, ये भी थोड़ा अनएप्लाइड प्रश्न है, परंतु कॉलेज वैकेता में ये टॉपिक लगता है अफ्रीका के बारे में। श्वेत युक्ति का बोझ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? देखो श्वेत युक्ति का बोझ का मतलब हो गया कि जो श्वेत व्यक्ति हैं, जो अमेरिका के व्यक्ति थे, उनका कर्तव्य बनता है कि अश्वेतों का संरक्षण दें, अश्वेत लोगों को जागरूक करें और अश्वेत लोगों को अपने स्तर के लाने के लिए प्रयास करें। तो ये एक इसका सिद्धांत था और इसने सिद्धांत दिया था रुडयार्ड किपलिंग ने, और ये दिया था 1899 में ये सिद्धांत दिया था कि श्वेत जाति का भी कर्तव्य होता है कि अश्वेतों को बढ़ावा दे, ठीक है। ये चीज है, थोड़ा अनएप्लाइड प्रश्न है। ये देखना, ये अच्छा प्रश्न। पेरिस कम्यून कब अस्तित्व में आया, ठीक है ना। पेरिस कम्यून कब अस्तित्व में आया, तो इससे मैं थोड़ी आपको तारतम्यता बनाता हूँ प्रश्न की कि 1817 में क्या होता है, सेडोन का युद्ध होता है। 1817 में क्या होता है, सेडोन का युद्ध होता है। किसके मध्य? फ्रांस और प्रसा के मध्य। यही है, फ्रांस और प्रसा के मध्य। फ्रांस का था नेपोलियन तृतीय, ठीक है ना, नेपोलियन तृतीय था। और प्रसा का जैसे सेना का नेतृत्व करने वाला था वो था मोल्टेक। याद रखना, ये प्रश्न बना था कि सेडोन के युद्ध में प्रसा का सेना का सेनापति कौन था, तो वो मोल्टेक था, याद रखना। राजा कौन था, तो विलियम प्रथम था, याद रखना, विलियम प्रथम।
नेतृत्व मुख्य प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था बिस्मार्क। वर्षा क्यों, या मैं कहूँ कि जर्मनी। वर्षा क्यों, या मैं कहूँ कि जर्मनी। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है कि सेडोन के युद्ध में फ्रांस की हार होती है। सेडोन के युद्ध में फ्रांस की हार होती है। तो फ्रांस की हार होने से क्या होता है कि यहाँ 1871 की बात है। 1871 में क्या होता है, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना होती है। तृतीय गणतंत्र की स्थापना होने के साथ ही फ्रांस में एक सरकार बनती है। ठीक है ना, एक सरकार बनती है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार। ठीक है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार किसके नेतृत्व में बनती है, ये मोस्टली याद रखना। तो वो था त्रेचू। त्रेचू नाम का व्यक्ति था। थोड़ा नाम अलग हो सकता है, आपको अटपटा लग सकता है, परंतु त्रेचू के नेतृत्व में क्या होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार बनती है, जिसको हम कहते हैं पेरिस कम्यून भी कहा जाता है। ये कब आती है अस्तित्व में, वो 1871 में अस्तित्व में आती है। राजा का क्या हो गया, पतन हो गया था, गणतंत्र की स्थापना कर दी गई थी और राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार ने निर्णय लिया क्या कि हम अभी भी युद्ध लड़ेंगे। किससे युद्ध लड़ेंगे, प्रशा से युद्ध लड़ेंगे और इनको हराएंगे। परंतु बाद में 1871 में बिस्मार्क ने फ्रांस को पूरी तरह से हरा देता है और फिर पेरिस के महलों में इसका उद्घाटन होता है। ठीक है, तो ये चीज आप अच्छे से समझना, वोल्टेक जरूर याद रखना। ठीक है, और त्रेचू नाम जरूर दोनों याद रखना। मुझे लगता है कि इससे बेस्ट व्याख्या और क्या ही हो सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1871 में। बहुत कम चली थी सरकार, लगभग 2 या 3 महीने की ये सरकार चली थी। और त्रेचू याद रखना, अपने त्रेचू चाचा को जरूर याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है। और सेडोन के युद्ध में प्रशा का सेनापति कौन था, ये प्रश्न पूछ लिया गया है, वो था मोल्टेक। ठीक है, 2 प्रश्न चीन की क्रांति से संबंधित है, दोनों प्रश्नों को आप देखना अच्छे से। प्रश्न क्या कहता है कि चीन में कोमितांग दल का गठन किया गया। ठीक है ना, कोमितांग दल की स्थापना कब होती है, 1912 में होती है। सेनयात सेन के द्वारा, किसके द्वारा, सेनयात सेन के द्वारा कोमितांग दल की स्थापना होती है। इससे पूर्व भी दल बन चुके थे, परंतु 1912 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। उसका नाम क्या कर दिया था, कोमितांग दल परिवर्तन कर दिया गया था। और इनके नेतृत्व में ही 1911 की क्या होती है, फ्रांस में चीन में क्रांति होती है। और कौन सा वंश समाप्त होता है, तो वह था मेंचू वंश। मेंचू राजवंश था, मेंचू राजवंश का समाप्त होता है 1911 में। और चीन में गणतंत्र की स्थापना होती है। ठीक है, अच्छा प्रश्न कह रहा है नवीन चीन के पिता कौन है। ठीक है, नवीन चीन का पिता पूछ रहा है, या कहूं कि प्रश्न ये भी बन सकता है चीनी क्रांति का जनक। चीनी क्रांति का जनक, चीनी क्रांति का जनक भी किसको कहते हैं, सेनयात सेन को ही चीनी क्रांति का जनक कहते हैं। और नवीन चीन के पिता भी किसको कहते हैं, सेनयात सेन को कहते हैं। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न सबसे अच्छा है। देखना, ये प्रश्न को मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रश्न क्या कहता है कि सेलिफोन योजना का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने तैयार किया था। ठीक है ना, प्रथम प्रश्न पूछ रहा है कि सेलिफोन योजना का संबंध किस देश से है। यह भी प्रश्न बन सकता है, परंतु सिर्फ यहाँ पूछ रहा है कि इस योजना को बनाया किसने था। तो मैं थोड़ी आपको चर्चा करूँ, सेलिफोन योजना की थोड़ी मैं चर्चा करूँ, तो इसका संबंध किससे है, जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी में एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है काउंट वान सेलिफोन। ठीक है ना, ये जर्मनी सेना का सेनापति है। और ये 1905 में एक बात कहता है, 1905 की बात है, 1905 में एक बात कहता है कि हम सेलिफोन योजना बना रहे हैं। ये बात अपने रखता है कि हम सेलिफोन योजना बना रहे हैं और इसका हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना कि इसका उद्देश्य क्या है, तो रूस और फ्रांस को एक साथ हम कैसे युद्ध कर सकते हैं। अगर दोनों मोर्चों पर युद्ध करना हो ना, तो ये नीति लागू की गई थी और ये नीति का नाम था सेलिफोन योजना नाम था।
किसके द्वारा चलाई गई, किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो काउंट वॉन शेलिफोन, ये जर्मनी सेना का एक सेनापति था और इसका उद्देश्य है रूस और फ्रांस को एक मोर्चे पर सामना करना। जब दोनों अगर हमला कर देना तो इसको हम कैसे इसका सामना कर सकते हैं, ये नीति जारी की थी। और 1911 और 12 दोनों डेट मुझे कंफर्म याद नहीं है, लगभग 1911 और 12 में इस जर्मनी सरकार ने क्या कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया। जर्मनी सरकार ने कहा कि हाँ भाई तेरी ये योजना बिल्कुल ठीक है और देखेंगे अगर युद्ध होता है, अगर दोनों ओर से आक्रमण होता है तो हम इसको आसान से कैसे असफल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट जरूर याद रखना। और किसके विरुद्ध, ये उद्देश्य मुझे लगता है कि सबसे अच्छा प्रश्न है कि सेलफोन योजना किसके विरुद्ध बनाई गई थी। ठीक है, किस देश से संबंध है? तो जर्मनी से है। और किस देश के विरुद्ध बनाई गई? तो वो रूस और फ्रांस के विरुद्ध ये योजना बनाई गई थी। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखना, प्रश्न कहता है ड्यूमा क्या है, प्रश्न बना है ड्यूमा क्या है। ठीक है, अब देखो ये आती है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति होती है दो चरणों में। पहला चरण है 1905। 1905 में रूसी क्रांति होती है और हम एक घटना पढ़ते हैं कि 22 जनवरी की एक घटना पढ़ते हैं, खूनी रविवार। 22 जनवरी की एक घटना पढ़ते हैं, खूनी रविवार की घटना पढ़ते हैं। होता क्या है कि एक पादरी का नाम याद रखना पूछा गया है, गेपेन के नेतृत्व में, याद रखना गेपेन एक पादरी था। गेपेन के नेतृत्व में जो मजदूर थे ना, मजदूर, एक आप शहर याद रखना पिट्सबर्ग, ये याद रखना। ये रूसी नगर था जहाँ जार, रूस का जार निकोलस द्वितीय 1905 और 1916 की या 17 की क्रांति के समय प्रश्न कौन सा जार था? तो वो था निकोलस जार द्वितीय, यहाँ का शासक था। अब पादरी गेपेन के नेतृत्व में क्या होता है, मजदूर अपना ज्ञापन देने जाते हैं। और कहाँ पर ज्ञापन देने जाते हैं? तो वो पिट्सबर्ग नामक नगर में ज्ञापन देने जाते हैं। और राजा का महल नाम जरूर याद रखना, पिट्सबर्ग में एक महल था विंटर पैलेस। महल का नाम था, क्या था? विंटर पैलेस। महल में मजदूर पादरी गेपेन के नेतृत्व में ज्ञापन देने जाते हैं, परंतु मजदूरों पर निहत्थे मजदूरों पर गोलियां चली जाती है और लगभग 1300 व्यक्ति मजदूर वहां से मर जाते हैं। और ये घटना कहलाती है 22 जनवरी। ये घटना कब होती है? 22 जनवरी को ये घटना होती है और ये घटना कहलाती है खूनी रविवार। ठीक है, अब जो 1905 की क्रांति है ना, उसका जब आप परिणाम पढ़ोगे ना, तो मुख्य परिणाम एक होगा ड्यूमा का अधिवेशन बुलाना। ड्यूमा का अधिवेशन क्या है? ड्यूमा का अधिवेशन बुलाना। ड्यूमा क्या है? रूसी संसद। ड्यूमा क्या है? रूसी संसद। ठीक है, अब आपके सारी कहानी आपके समझ में आ गई होगी और मैंने कंप्लीट ये परीक्षाओं में पूछी जाने वाली चीज आपको बता दी है कि रूसी क्रांति 1905 में होती है और इस समय यहाँ का जार निकोलस द्वितीय राजा था और वो कहाँ पर निवास करता था? पिट्सबर्ग में निवास करता था। और उसके महल का नाम क्या था? तो वो था विंटर महल। महल का नाम क्या था? विंटर महल था। अब जो मजदूर होते हैं वो किसके नेतृत्व में ज्ञापन देते हैं? तो गेपेन के नेतृत्व में ज्ञापन देते हैं और फिर उनके ऊपर गोलियां चली जाती है और ये घटना खूनी रविवार कहलाती है। ठीक है, और 1905 की क्रांति का परिणाम क्या हो गया? ड्यूमा का अधिवेशन बुलाना। मतलब ड्यूमा का मतलब हो गया रूसी संसद। ठीक है, यही पूरा ड्यूमा क्या है, यही पूछ रहा है कि ड्यूमा क्या है, तो हो जाएगा रूस साम्राज्य की विधानसभा। ठीक है, संसद क्या हो या विधानसभा, एक ही बात। इस प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस प्रश्न से आप कभी भी, अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न बनता है तो आप गलत करोगे। फिर भी गलत करते हो तो फिर आपको अपनी थोड़ी सोचनी चाहिए और चर्चाएं करनी चाहिए कि मैं कैसी तैयारी कर रहा हूँ और वर्तमान में इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 22 जनवरी 1905 को रूस के इतिहास में जाना जाता है।
तो मैंने आपको पहले ही ये चीज़ कंफर्म बता दी है कि 22 जनवरी भी है, और ऑप्शन में कहीं 9 जनवरी मिल जाए ना, देखो रूसी कैलेंडर और अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर में थोड़ा अंतर है, और 9 जनवरी भी ऑप्शन में हो, 22 जनवरी नहीं होना ऑप्शन में, तो आप 9 जनवरी कर देना, ठीक है। लगभग 22 जनवरी ही मिलता है, तो इसका हो जाएगा खूनी रविवार। इसका क्या हो जाएगा? खूनी रविवार इसका हो जाएगा। ये मैंने चीज सारी आपको कंप्लीट बता दी। ये देखा, लिंग ऑफ नेशन अपने जन्म के समय कहाँ स्थित था? लिंग ऑफ नेशन अपने जन्म के समय कहाँ स्थित था? तो लिंग ऑफ नेशन की मैं बात करूं, देखो सबसे पहले तो 1918, ठीक है। क्या होती है? वर्साई की संधि होती है। क्या होती है? वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि किसके साथ होती है? मैंने आपको स्पष्ट बता दी है कि जर्मनी के साथ, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार जाता है, और जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का उत्तरदायित्व माना जाता है कि इसके कारण युद्ध हुआ। और उत्तरदायित्व किस संधि के द्वारा निर्धारित किया गया था? वर्साई की संधि के द्वारा निर्धारित किया गया था। और वर्साई की संधि में एक प्रावधान किया गया कि हम क्या कर रहे हैं, लिंग ऑफ नेशन की स्थापना कर रहे हैं। इसका अलग से कोई संविधान नहीं है, इसके अंदर ही इसका संविधान शामिल है। तो लिंग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 10 जनवरी 1920, ठीक है ना। 10 जनवरी 1920 को लिंग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। और कहाँ स्थापना होती है? वो होती है लंदन में, ठीक है ना। लंदन में स्थापना होती है, यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो लंदन के बाद में इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? वो जेनेवा स्थापित किया गया था, ठीक है। स्थापना तो मुख्यतः लंदन में होती है, परंतु उसका मुख्यालय लंदन के बाद कहाँ स्थापित किया गया था? जेनेवा स्थापित किया गया था, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, प्रश्नों की भाषा समझो और प्रश्नों को हल करने का तरीका आप समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न में दिक्कत आपके नहीं आएगी, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो इस प्रश्न को थोड़ा प्रश्न मुझे स्टार लगाना चाहिए, ये शायद प्रश्न डिलीट होने वाला प्रश्न था, परंतु उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी शायद, या प्रश्न डिलीट भी हुआ होगा, इसका मुझे पता नहीं है। मैं इसको आपको वाक्य सहित में हल करवा के बता देता हूँ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में होता क्या है? 1939 से 45, ये तो आपको चीज याद होगी। और 1939 में प्रधानमंत्री था चेम्बरलेन। इंग्लैंड का पूछ रहा है ना? हाँ ठीक, इंग्लैंड का पूछ रहा है। तो चेम्बरलेन प्रधानमंत्री था, ये इस्तीफा देता है 1940 को। ये इस्तीफा देता है 1940 को। और ये प्रश्न जब बना था ना तो लोगों की खोपड़ी खुल गई थी इस प्रश्न को हल करने में। इतना कठिन प्रश्न बना था कि प्रश्न ये बना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1940 में इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो वो प्रधानमंत्री कौन था? चेम्बरलेन प्रधानमंत्री था। और 1940 के बाद प्रधानमंत्री कौन बनता है? चर्चिल प्रधानमंत्री बनता है। कौन बनता है? विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ दोनों भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो मेरे अनुसार इस प्रश्न को डिलीट करना चाहिए। शायद किया भी होगा, इसका मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है ना। परंतु दो ऑप्शन में कभी भी नहीं आएंगे। अगर डेट पूछ लेना 1940 के बाद प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का, ये पूछ ले तो आप बता लेना कि चर्चिल था। 1940 से पहले पूछ ले तो वो था चेम्बरलेन था। और चेम्बरलेन 1940 में क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। मैंने आपको सारी इस चीज की व्याख्या बता दी। प्रश्न देखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है ना। यूएनओ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो हम पढ़ते हैं कि रूजवेल्ट के द्वारा जो होता है ना अटलांटिक चार्टर 1941, ठीक है ना। ये अटलांटिक चार्टर किसके मध्य होता है? और वो था चर्चिल। ये चीज पिछले क्लास में बता दी मैंने आपको, चर्चिल और रूजवेल्ट के मध्य ये अटलांटिक चार्टर होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्मदाता किस चार्टर को कहते हैं, तो वो अटलांटिक चार्टर को कहते हैं। और इसमें रूजवेल्ट चर्चा करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी कोई संस्थाएं होनी चाहिए। और यही प्रश्न पूछ रहा है कि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा रूजवेल्ट। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न देखना, ये भी अच्छा प्रश्न है। मैं आपको यहाँ एक दो चीज बताता हूँ। जब भी आप संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ो ना, तो वर्तमान में सबसे मुख्य प्रश्न बनता है धाराओं का। ठीक है ना, कौन सी धाराओं में क्या प्रावधान है और इससे संबंधित सम्मेलन। ठीक है, दो चीजें आप कंप्लीट इन चीजों को याद कर लेना कि यूएनओ की धाराओं के मुख्य धाराएं कौन सी है और इसके गठन के समय कौन से सम्मेलन हुए थे। जितने भी सम्मेलन है वो सम्मेलन की डेट, तारीख जरूर याद रखना। तारीख के प्रश्न मिलाने वाला प्रश्न बनता है। कोई भी पेपर उठा के देख लो, सम्मेलनों से संबंधित प्रश्न बनता है और धाराओं से संबंधित प्रश्न भी आजकल बनने लग गए। ठीक है ना, प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों में से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। ठीक है ना, तो यूएनओ की धारा कौन सी याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शांति की, तो मुख्य धारा है 24। कौन सी धारा है, मुख्य धारा 24 है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी का कार्य सौंपा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। धारा याद रखना, 24वीं धारा में ये चीज स्पष्ट लिखी गई है, ये मुख्य धारा। इसके अंदर स्पष्ट इसको क्लियर किया गया है कि धारा 24 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, वो सुरक्षा परिषद की। ठीक है, सुरक्षा परिषद ही है, इसको यूएनओ का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये प्रश्न मैंने पिछले क्वेश्चन बना दिया है कि यूएनओ का हृदय किसको कहा जाता है, तो वो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। और 24वीं धारा आप जरूर यहाँ से ध्यान रखें। ठीक है, तो ये थे लगभग 22 प्रश्न हैं, मैंने आपको कंप्लीट हल करवा दिया है। इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। और अगर आपने इतनी चीज़ें समझ ली है, विषय के प्रति आपकी समझ गजब हो जाएगी। और 2009 के ये मैंने प्रश्न हल करवा लिए। अगली क्लास में 2013 की जो स्कूल वैकेता हुई उसको मैं आपको हल करवाने की कोशिश करूंगा। और वहाँ भी प्रश्नों का स्तर बहुत शानदार है। जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं वो पहले 2 क्लास जरूर देख लेना, 2006 की और 2009 की सामान्य शिक्षा की स्कूल वैकेता की। दोनों पेपर मैंने हल करवा दिए हैं और वो देखने के बाद आप तीसरी क्लास देखना, तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रश्नों का लेवल बढ़ रहा है और मेरी विषय के प्रति समझ अच्छी हो रही है। कौन सा टॉपिक कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, इतना आपको पता चल जाएगा अगर आपने 2006 से 2022 तक के प्रश्नों को हल कर लिया। और मैं प्रयास करूंगा कि कंप्लीट मैं आपको हल करूं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। आप नए हो तो चैनल से जुड़ रहे हो तो आप सब्सक्राइब शेयर करो या नहीं करो, परंतु अपने साथियों को ज़रूर बताना जो इतिहास की तैयारी कर रहा है कि उनके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको तो इस चीज़ का महत्व पता है, ओल्ड इज गोल्ड के प्रश्नों का महत्व आपको पता है। ठीक है ना, ये कर लोगे ना ये, तो आपका 40% कवर सिलेबस यहीं से हो जाएगा। और देखना कि आपको फायदा कितना होता है। जब परीक्षा में आप जाओगे तो आप अलग कॉन्फिडेंस आपका होगा, अलग लेवल आपके तैयारी का होगा। और मैं इतना विश्वास से कहता हूं कि आपकी समझ विकसित करवा दूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।